तो बच्चों, कैसे हो? आज हम अपना जो लास्ट हमने टॉपिक किया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, उसी को आगे हम लोग पढ़ाएंगे। हम लोगों ने जब चर्चा हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने उसका एक पक्ष के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी थी, और वो था उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अर्थात भारत में जो राज्य प्रशासन का विकास हुआ है उसको हम लोग दो संदर्भों में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से एक के विषय में तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ही ली थी। डेट वाज द डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश काल में भारतीय जो राज्य प्रशासन है उसका विकास कैसे हुआ। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे, और वो है पोजीशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जैसे आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो आज हम जो दूसरा विषय टॉपिक है इसका, सब टॉपिक है इसका, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, द पोजीशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि भारतवर्ष राज्यों का एक संघ है। हमारी जो संविधान निर्मात्री सभा है थी, उन्होंने भी प्रशासनिक और राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रकार की संघीय व्यवस्था को जन्म दिया। हम सभी जानते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में एकात्मक व्यवस्था की कल्पना करना ना तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सही होता और ना ही व्यवहारिक होता। अतः यहाँ पर केंद्रीय युक्त संघ की स्थापना करके संविधान निर्मात्री सभा ने अपनी दूरदर्शिता का तो परिचय दिया ही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भारत में पूर्णतः संघात्मक है, कोई कहता है कुछ हद तक एकात्मक है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक मिश्रित व्यवस्था है। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे यहाँ पूर्णतः संघात्मक है, एकात्मक केंद्रीकृत व्यवस्था है, या फिर मिश्रित है? हम लोगों ने भारतीय प्रशासन वाला जो पेपर था वो लास्ट ईयर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप ज़रा मुझे बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं। खैर, नथिंग आई हैव टू वेट फॉर यू, चर्चा को आगे जारी रखते हैं। देखो, वास्तव में स्थिति क्या थी कि हमारे यहाँ न तो पूर्णतः एकात्मक है, न संघात्मक है, यहाँ एक मिश्रित व्यवस्था है। भारतीय संविधान के निर्माण करते समय हम लोगों की जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उन्होंने विभिन्न देशों के अनुभव, उस समय हमारे देश की क्या आर्थिक सामाजिक स्थिति थी, भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने ये ही तय किया कि हमारे यहाँ एक सुदृढ़ केंद्र की तो स्थापना करनी ही चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ के साथ राज्यों की स्थिति की भी स्पष्ट पिक्चर हम लोगों के सामने ला दी, और इसका जिक्र संविधान में है। यानी कि संविधान में केंद्र की और राज्य की क्या स्थिति होगी, किसके पास कैसी क्या शक्तियाँ हैं, हमारे यहाँ कैसी प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं होंगी, इस सब का स्पष्ट रूप से जिक्र या विवरण हम लोगों को हमारे संविधान में देखने को मिलता है। भारत का संविधान लिखित भी है, विस्तृत भी है, कठोर भी है, और इसकी व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय भी है हमारे यहाँ। तो अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ सुदृढ़ केंद्रगत व्यवस्था है, लेकिन चूँकि संघात्मक व्यवस्था है तो हम लोग राज्यों की स्थिति को या उसके विकास को भी नहीं नकार सकते, तो इसलिए राज्यों की स्थिति भी हम लोगों ने क्लियर कर रखी है। और कभी अगर इनकी स्थिति को लेकर कुछ कन्फ्यूजन होता है या क्या कुछ है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय भी है। आप लोग जैसे स्लाइड पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो राज्यों की स्थिति को समझने के लिए इन बिंदुओं के थ्रू हम लोग जाएंगे, और इन बिंदुओं पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए अगर कभी आंसर आ जाता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों की क्या स्थिति है, तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग इंट्रोडक्शन देंगे, और उसके बाद आप लोग बता सकते हैं कि इस विषय पे को जो आप लोग कंप्लीट करेंगे, इस विषय पे जो चर्चा करेंगे, लिखेंगे,
को किस किस आधार पर करेंगे, किन बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, अर्थात राज्यों का गठन और पुनर्गठन। लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है यानी संविधान संशोधन है, प्रशासनिक स्थिति है राज्यों की, वित्तीय प्रशासन से संबंधित हम राज्यों की स्थिति के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आज चर्चा को आगे जारी रखते हैं और सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे राज्यों का गठन और पुनर्गठन के विषय में क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के वक्त यानी 1947 में भारत में बहुत सारी देसी रियासतें थीं, बहुत अलग अलग रियासतें थीं और इंडिपेंडेंटली अपने रह रहे थे। कुछ ब्रिटिश के अधीन थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद दे फेल्ट कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। बहुत से ऐसे थे जिनको ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, हम लोग अभी इतनी सारी अलग अलग रियासतों में अगर सब लोग वापस अलग अलग शासन करेंगे तो फिर से वही परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो उस समय से 200 साल पहले उत्पन्न हुई थी। तो हमारे जो लोह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि नहीं, सभी राज्यों को मतलब उस वक्त जो प्रांत हुआ करते थे, जो देसी रियासतें थीं, उन सबको मिलाया जाए, उसको मर्ज किया जाए और अंततः जो हमें रिज़ल्ट मिला वो हमको मिला था कि हमारे यहाँ 27 स्टेट्स हो गई थी। आज की तारीख में हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 28 स्टेट्स। इस विषय में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उस वक्त किस आधार पे इनको मर्ज किया गया, उस पे भी बहुत सारे उस वक्त चर्चा की गई थी संविधान सभा में कि भी किस आधार पर राज्यों को एक किया जाए। तो उनको एक करने के लिए बहुत सारे कारण थे, भाषाई आधार पर, भौगोलिक आधार पर, उसके कल्चर को देखते हुए। तो बहुत सारे आधार ऐसे थे जिनके हम लोगों ने मद्देनज़र रखा और फिर उनका एकीकरण किया गया था। संविधान का जो अनुच्छेद 2 और 3 है वो संसद को ये अधिकार देता है कि वो राज्यों की स्थिति में परिवर्तन कर सके। अब राज्यों की स्थिति में परिवर्तन किस हिसाब से, यानी कि वो चाहें तो राज्यों के किसी क्षेत्र में वृद्धि कर सकती हैं, कमी कर सकती हैं, सीमाओं को बदल सकती हैं, नाम भी बदल सकती हैं अगर वो चाहें तो। और ये सब चीज़ें वो तब भी कर सकती हैं जब राज्यों की इच्छा ना हो। अर्थात संसद उपरोक्त जो मैंने आप लोगों से अभी जो चर्चा करी है राज्यों की सीमाओं से संबंधित, उसका प्रयोग वो तब भी कर सकती हैं जब राज्य उससे सहमत ना हो। और इसका लाइव एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, मैंने आपके यहाँ 2 मैप्स आप लोगों को स्लाइड पे दिखाए हैं कि 1951 में भारत में राज्यों की क्या स्थिति थी और 2019 में राज्यों की क्या स्थिति थी। 2019 is another landmark year for India while considering the states and its union territory. अगर आप 1951 का और अभी का जो मैप है अगर आप उसको कंपेयर करें तो आप लोग बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, चाहे वो आपका गुजरात है, चाहे आपका महाराष्ट्र है, एमपी है, आपका जो मध्य प्रदेश है, आपका जो तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा वाली बेल्ट है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस हैं आप लोग देख सकते हैं। केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र का जो बेल्ट है आप उसमें देखिए, उसमें बहुत सारे चेंज मिलेंगे। अगर आप नॉर्थ में आते हैं तो आज की तारीख में जो आपको हरियाणा, पंजाब और हिमाचल दिख रहा है वहाँ चेंज है। उस वक्त के यूपी और आज के यूपी में बड़ा फ़र्क है। और अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाते हैं अपने, जिसको हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, तो उसके मैप में और आज का जो मैप है आप उसके स्टेट्स में अंतर देख सकते हो। तो आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोग मेरे को बताएंगे कि पहले कौन कौन सी स्टेट्स थी, क्या नाम था उनका, और आज की तारीख में किन स्टेट्स को मिला के कौन सी एक, उस वक्त से कौन सी 2 स्टेट्स मिला के आज एक नई स्टेट्स बन गई है ना। जैसे मैंने भी आपसे ज़िक्र किया था कि संसद चाहे तो राज्यों की इच्छा के विरुद्ध भी उसके क्षेत्र में, उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। एंड द लाइव एग्जांपल विच आई टोल्ड यू वाज जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, आप मैप में देख सकते हैं कि बिफोर 6 अगस्त 2019 हमारे यहाँ कितनी स्टेट्स थी,
29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी। जबकि उसके बाद क्या हुआ, स्टेट्स 28 हो गई और नॉन यूनियन टेरिटरीज़ हो गई। मीन्स एक स्टेट कौन सी कम हुई, ऊपर हाईलाइट कर रखा है आप लोगों को। मीन्स उस स्टेट को हटा के उसकी जगह 2 यूनियन टेरिटरी स्थापित कर दी गई। अब आप मेरे को बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी धारा लागू हुई थी, कौन सी हटाई गई, और ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी हैं इनमें से किस में विधानसभा का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। सो इट्स एन होमवर्क फॉर यू। लास्ट ईयर वी हैव डिस्कस्ड वाइल रीडिंग अवर पेपर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को याद होगा, और अगर नहीं है याद तो ढूंढिए और बताइए। देखिए, जो विधायी शक्तियों के संबंध में अगर हम राज्यों की स्थिति की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जिक्र किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935, ये 3 मेन पिलर रहे हैं आज की हमारी जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसको इन्फ्लुएंस इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, अगर आप याद करें तो उसमें ये प्रोविज़न दिया गया था कि जो भी निर्णय लेने के अधिकार होंगे आपकी प्रांतीय सरकारों को, और जो केंद्र सरकार थी उस वक्त यानी ब्रिटिशर्स को, उनको उन्होंने 3 सूचियों में बांटा था, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। उस वक्त प्रांत हुआ करते थे इसलिए हम लोग प्रांतीय सूची बोलते हैं। आज के तारीख में प्रांत वर्ड ना यूज़ करके हम लोग राज्य बोलते हैं। सो द स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। राज्य सूची, संघ सूची, या संघ सूची को आप केंद्र सूची भी बोल सकते हैं, और संवर्ती सूची। तो जो केंद्र सूची के विषय होते हैं उस पे केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है। जो राज्य सूची के होते हैं वो राज्य सरकार बनाती है। लेकिन जो संवर्ती सूची के जो विषय होते हैं, यानी जो कॉन्करेंट लिस्ट में जिन चीज़ों का जिक्र किया होता है उस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही नियम कानून बना सकते हैं। किंतु अगर कुछ विरोधाभास उत्पन्न होता है तो राज्य द्वारा निर्मित कानून को ही प्रभावी माना जाता है, और केंद्र द्वारा बनाए हुए कानून को, यानी संसद द्वारा बनाए हुए कानून को ही प्रभावी माना जाता है, और राज्य द्वारा बनाया गया कानून रद्द माना जाता है। अब जो संविधान में संशोधन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आप ये तो हम सबको पता है कि जो भारतीय संविधान है वो पूरे भारत पर लागू होता है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, दोनों ही तरीके से लागू होता है। तो जब अगर हम संविधान में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जिस वक्त जो संविधान बन गया वो आज की तारीख में भी उसमें जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो सही होंगे। समय अनुसार सब चीज़ों में अमेंडमेंट होते रहे, संशोधन होते रहे हैं आवश्यकता अनुसार, चाहे उसको हमको मर्ज करना पड़ा हो कोई क्लॉज को, या हमें कुछ ऐड करना पड़ा हो, चाहे किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, जो संविधान संशोधन होते हैं, उसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 368 में। मीन्स अनुच्छेद 368 में इस बात का जिक्र किया गया है कि भी संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगा। कभी कभी तो क्या होता है, सिंपल जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है, जो विधायी प्रक्रिया होती है उस हिसाब से हो जाता है, कि कभी कभी हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी हमें ये भी देखना पड़ता है कि न केवल संसद की का विशेष बहुमत चाहिए होता है, उसके साथ साथ हमें जो राज्यों की जो विधानमंडल है उसका बहुमत भी बहुत ही आवश्यक होता है। राज्यों की स्थिति को जो भी प्रभावित करने वाले विषयों पर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित विधेयक पर कम से कम देश के आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन के पश्चात संविधान में संशोधन करना संभव होता है। तो ऐसे बहुत से विषय हैं जिसमें जैसे आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं कि 2/3 बहुमत भी चाहिए, और आपको स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं उनकी मेजॉरिटी भी चाहिए। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जहाँ पर केवल संसद के दोनों सदनों के बहुमत के द्वारा वो बिल पास हो जाता है, राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देते हैं और उसको संविधान संशोधन माना जाता है।
जहाँ पर दोनों उसकी आवश्यकता है, राज्य विधानमंडलों की भी और संसद के बहुमत की भी आवश्यकता है। तो मैं कुछ विषय आपको बता देती हूँ, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, निर्वाचन की प्रक्रिया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्षेत्र है, या राज्य की कार्यपालिका की जो पावर्स हैं उसका जो शक्ति का जो क्षेत्र है, जो दायरा है, उससे संबंधित हों, या फिर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रक्रिया हो। इन सब चीज़ों के लिए हमको संसद के 2/3 बहुमत के अलावा भी राज्यों के विधानमंडलों का बहुमत मिलेगा, तभी हम लोग संविधान में संशोधन कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस ऑफ स्टेट इन इंडिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को इसके ऊपर अलग से क्वेश्चंस भी आ सकता है कि भारत में राज्यों की प्रशासनिक स्थिति पर एक लेख लिखिए। तो आप लोग ज़रा ध्यान से कीजिएगा इसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। जो सबसे पहला मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है वो है द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड हिज पावर्स, यानी राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी शक्तियाँ। हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्यों में काम करते हैं। वो वही स्थिति रखते हैं जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति है, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में गवर्नर की स्थिति होती है, अर्थात दोनों ही नाम मात्र की कार्यपालिका हैं। आज तो मैं सिर्फ गवर्नर के बारे में इतना ही बता रही हूँ, क्योंकि आपका जो आगे यूनिट 1 में ही हमको अलग से गवर्नर के ऊपर या राज्यपाल के ऊपर पढ़ना है, तब हम वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई हाँ, गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उनके पास क्या शक्तियाँ हैं, उनका टेन्योर क्या होता है, उनकी पद मुक्ति कैसे होती है। इन सब चीज़ों पे हम लोग एट लेंथ बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं और उनको उस हिसाब से काम करना पड़ता है। संघ द्वारा राज्य प्रशासन पर निर्भरता की स्थिति में पूरा जो सहयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमारे संविधान में संघ द्वारा राज्यों को दिशा निर्देश देने का अधिकार दिया गया है। डेफिनेटली जब भी कोई काम किया जाएगा तो इट शुड हैव अ लीगल बेस, है ना। आप अगर केंद्र सरकार राज्यों को किसी भी विषय में दिशा निर्देश दे रही है तो उसका एक वैधानिक आधार होता है, और वैधानिक आधार हमें कहाँ से मिलता है? संविधान से मिलता है। तो जैसे कि आप लोग ये कह सकते हो कि अगर मान लीजिए कि राज्य में जो माहौल है या वहाँ का जो आज की तारीख में अगर आप देखें तो राजस्थान में स्थितियाँ थोड़ी सी आप कह सकते हो कि क्रूशियल चल रही हैं। तो अगर कभी भी किसी भी राज्य के राज्यपाल को वहाँ लग रहा है कि भी वहाँ पे कि उस राज्य की जो शांति व्यवस्था है वो ढंग से नहीं है, उसको वो प्रभावित हो सकती है, चाहे आंतरिक शांति भंग होने का डर हो, चाहे बाह्य कारणों से हो, तो वो राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए सिफारिश कर सकता है। तो ऐसे में अगर केंद्र डायरेक्शंस देता है तो क्या होता है कि राज्यपाल ही सर्वे सर्वा हो जाता है और स्टेट असेंबली अबॉलिश हो जाती है और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अब अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर अगर आज की तारीख में आप देखें कोविड के चलते, तो आप ये पाएंगे कि राज्यों में जो लॉ एंड ऑर्डर यानी शांति व्यवस्था को संभालने का या देखने का जो काम होता है वो राज्य पुलिस का होता है ना। हम सभी जानते हैं गृह मंत्रालय विभाग के अंदर आता है आपका ये पुलिस का जो विभाग होता है, तो गृह विभाग के अंदर आता है, उनको देखना होता है ये सब। तो जब लॉकडाउन लगा था तो लोग इसको वॉयलेट ना करें, उसके लिए बाहर आप देखेंगे कि सड़कों पे बहुत सारी पुलिस लगी हुई थी, और जो भी लोग इसको वॉयलेट कर रहे थे तो पुलिस अपने तरीके से उनको हैंडल कर रही थी। लेकिन इसके अलावा अगर स्थितियाँ गंभीर हो जाती और कई राज्यों में ऐसा हुआ भी है, तब वहाँ पे केवल पुलिस से काम नहीं चला, तो उन्होंने आर्मी को बुलाया था। तो जब आर्मी आती है तो वो केंद्र के अंडर आती है। देखिए आर्मी, एयरफोर्स और जो नेवी होती है, जो
थल सेना, नौसेना और वायुसेना होती है, वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो शांति व्यवस्था, राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम राज्यों का है, इसलिए उनके अपने पुलिस बल होता है, उनका अपना पुलिस संगठन होता है। लेकिन अगर परिस्थितियाँ सही नहीं हो तो वह केंद्र से अनुग्रह कर सकता है और वहाँ पर उस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आर्मी वगैरह आ जाती है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा न्यूज़ में कि कई जगह कोविड के टाइम पर जब लॉकडाउन लगा हुआ था, अब तो लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम बहुत सी जगह आप पुलिस के साथ साथ आर्मी एम्प्लॉयज़ को भी देखेंगे कि वहाँ पर थे। तो जो कानून व्यवस्था का जो काम है वो डेफिनेटली राज्य सूची का विषय है। राज्यों के पास अपनी पुलिस भी होती है, किंतु यदि आवश्यकता समझी जाए तो केंद्र अपने हिसाब से उसके ऊपर उस से रिलेटेड हस्तक्षेप कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द सिविल सर्विसेज एंड द स्टेट। जैसे कि लास्ट ईयर हमने जो पेपर पढ़ा था भारतीय प्रशासन, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं और जो सेंट्रल सर्विसेज हैं वो कैसे वर्क करती हैं। तो आपको याद होगा कि जो नियुक्ति है, मतलब जो भर्ती की जाती है वो केंद्र सरकार करती है, लेकिन जो हमारी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इनकी नियुक्ति राज्यों में की जाती है। मीन्स इनको कार्डर दिए जाते हैं, संवर्ग बोलते हैं हिंदी में बेटा इसको। तो इनको कार्डर देते हैं और वो थ्रू आउट आवर लाइफ वहीं पे काम करते हैं। अब एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि जो राज्यों की अपनी लोक सेवाएं भी होती हैं, है ना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज स्टेट सिविल सर्विसेज बोलते हैं उनको। जैसे केंद्र में आईएएस होते हैं, ऐसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। राजस्थान की बात करें तो आप बोलेंगे आरएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आरपीएस, राजस्थान पुलिस सर्विस। तो जो अपनी इनके राज्य की अपनी जो सिविल सेवाएं होती हैं उसको देखने का काम या उससे संबंधित जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो वहाँ के राज्य लोक सेवा आयोग बनाती है। केंद्र में होती है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य में होती है राज्य लोक सेवा आयोग। जो भी इंडिविजुअल राज्य होते हैं वो अपनी जो पीएससी होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, उसके आगे वो अपने स्टेट का नाम लगा देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आरपीएससी, है ना, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। गुजरात में जाएंगे तो आप बोलेंगे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। आप केरला में जाएंगे तो आप बोलेंगे केरला पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरीके से जो स्टेट होती है उसका पहला जो इनिशियल होता है वो लगा दिया जाता है, या फिर हम लोग बोल देते हैं स्टेट पीएससीज, मीन्स राज्य लोक सेवा आयोग। तो इन आयोगों के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो स्टेट का रोल आ गया, लेकिन जब इनको हटाया जाता है तो कौन करते हैं? हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, यानी केंद्र के पास। तो अब आप देख सकते हैं कि इतनी कितनी चीज़ें हैं जहाँ पर राज्य इंडिपेंडेंटली तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक कंट्रोल है, और वो कंट्रोल किसका है? वो केंद्र सरकार का है, संघ सरकार का है। अगर आप अंतर्राज्यीय मामले भी लेते हैं, यानी इंटर स्टेट इश्यूज़ भी होते हैं, तो उस संबंध में भी आप देख सकते हैं कि संसद जो निर्णय लेती है वो उनको राज्यों को मानना पड़ता है। और ज़्यादातर टसल्स कहाँ होती हैं? पानी को लेकर होते हैं। देखिए राज्यों के मध्य नदी जल विवाद बहुत ही कॉमन रहा है, चाहे आपके पंजाब हरियाणा से होता हुआ पानी यहाँ आ रहा है, एंड इट्स नॉट इंटर स्टेट, इंटर नेशनल लेवल पर भी होता है। ये जो हमारे यहाँ से पानी आप जाता है आपका, वो पंजाब हरियाणा राजस्थान में तो आता ही है। वो आपकी जो मेन नदियाँ हैं, 5 नदियाँ, वो आपके पाकिस्तान में भी जाती हैं। तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा इशू आया था कि हमको को इतना पानी चाहिए होता है, भारत हमको इतना पानी देगा। तो ये सब चीज़ें तो इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्व की जाती हैं कि भी जो भी अगर इश्यूज़ आते हैं तो। लेकिन अगर हम लोग नेशनल लेवल पे बात करें या इंटर स्टेट लेवल पे बात करें तो यहाँ पे भी होता है। देखिए कावेरी विवाद बहुत बड़ा इशू बना था साउथ में। अच्छा चलिए, कावेरी नदी कहाँ है? आप लोग ज़रा मेरे को ढूंढ के बताएंगे। साउथ तो मैंने आपको क्लू दे दिया है, किन राज्यों में से बहती हुई जाती है। और कावेरी नदी से संबंधित क्या बहुत बड़ा विवाद हुआ है, जो अभी काफ़ी हद तक तो सॉल्व हो गया, बट स्टिल उसमें
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आप ये कह सकते हो कि दोनों राज्यों में पूरी सहमति नहीं है। वो एक अलग बात है कि भी सुप्रीम कोर्ट ने और संसद ने उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि इस हिसाब से ही उनको अपना जल का बँटवारा करना है। तो ऐसे बहुत से समस्याएं आ जाती हैं जो दो राज्यों के बीच में कॉमन होती हैं, और अगर वो आपस में पारस्परिक सहयोग से उसको हल नहीं कर पाते तो ऐसे में संघ द्वारा पहल करके उनकी जो भी समस्याएं हैं उन पे उनका हल निकाला जाता है और उस पे दिशा निर्देश दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड स्टेट, न्याय प्रशासन और राज्य। जैसे कि आप लोग चार्ट में देख सकते हैं कि हम लोगों ने मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है कि सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, फिर है हाई कोर्ट्स उच्च न्यायालय, और फिर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यानी जिला न्यायालय। राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, केंद्र स्तर पे सुप्रीम कोर्ट है आपका। तो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था के कारण राज्यों में जो न्याय व्यवस्था है उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि उच्च न्यायालयों में जो कि राज्य सरकार के शिखर के आप कह सकते हैं न्यायिक अधिकरण हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, उनका रिमूवल यानी पद मुक्ति का अधिकार राज्य के पास ना होकर राष्ट्रपति के पास है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम लोगों ने स्टेट सर्विस कमीशंस की बात करी थी, राज्य लोक सेवा आयोग की बात करी थी कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको हटाना है तो कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। तो केंद्र का प्रभाव हमने वहाँ भी देखा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो केंद्र और राज्य के संबंधों को प्रभावित करता है वो है फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, चाहे वो छोटा स्तर हो चाहे बड़ा स्तर हो। तो केंद्र और राज्यों के मध्य कराधान को लेके एक स्पष्ट डिवीज़न संविधान में बताया गया है। और लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो संसद है वो ये तय करती है कि किन राज्यों को कितना वित्त दिया जाए, ऋण, चाहे वो ऋण से संबंधित हो चाहे वो टैक्सेस से संबंधित हो, उनको कितना पार्ट दिया जाए ये डिसाइड करती है आपकी पार्लियामेंट। अपार्ट फ्रॉम डेट आपकी जो महालेखा परीक्षक हैं वो न केवल केंद्र का बल्कि राज्यों का भी ऑडिट एंड अकाउंट्स देखते हैं, यानी लेखे और अंकेक्षण को जो CAG हैं आपके महालेखा परीक्षक हैं वो केंद्र और राज्य स्तर दोनों का ही देखते हैं। तो हम लोगों ने इस बात पे चर्चा करी कि जो वित्त प्रशासन है उस पे काफ़ी हद तक राज्य स्वतंत्र हैं, लेकिन डेफिनेटली वित्त के लिए, फाइनेंस के लिए हमेशा से ही राज्यों को केंद्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ा है। लास्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात संविधानोत्तर तत्व और राज्य प्रशासन। देखिए, संविधान के प्रावधानों ने राज्यों को जहां केंद्र पर निर्भर बनाया है, वहीं पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से केंद्र की शक्तियों में भी वृद्धि हुई है, जो कि भले ही संविधान में उसका जिक्र नहीं है। इसके 2 आयाम हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो डिवीज़न ऑफ पावर्स हैं आपके स्टेट और सेंट्रल के बीच में, उसका मेन आधार है संघात्मक व्यवस्था, है ना। संघात्मक व्यवस्था का मतलब है कि केंद्र में भी सरकार है और राज्यों में भी, राज्यों की अपनी इंडिपेंडेंट सरकार है, लेकिन इंडिपेंडेंट होते हुए भी वो काफ़ी हद तक केंद्र पर निर्भर रहती हैं। इसका हम लोगों ने एक लाइव एग्जांपल जस्ट अभी डिस्कस किया था कि जैसे वित्तीय प्रशासन है, चाहे कानून व्यवस्था से रिलेटेड आप समझ लीजिए, चाहे राज्यों की सीमाओं से रिलेटेड आप समझ लीजिए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें केंद्र का हस्तक्षेप बना रहता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र और राज्यों के संबंध को प्रभावित करती हैं। मेन 2 चीज़ें जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो है आर्थिक नियोजन और राजनीतिक दलीय व्यवस्था, मीन्स इकोनॉमिक प्लानिंग, और राजनीतिक दल व्यवस्था यानी द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी।
सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो आप ये पाएंगे कि जैसे राज्यों की अपनी सरकारें होती हैं और केंद्र में अपनी सरकार होती है, कभी कभी दोनों ही स्तर पर, मीन्स ज़्यादातर राज्यों में और केंद्र पर एक ही पार्टी की सरकार होती है। तो डेफिनेटली जब ऐसा होता है तो ज़्यादातर जो व्यवस्था उस वक्त हो जाती है, या जो कार्यप्रणाली राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की हो जाती हैं, वो अधिक केंद्रीकृत हो जाती हैं। ऐसे में केंद्र अधिक प्रभावी हो जाता है राज्यों के ऊपर भी, और वो इतना ऑब्जेक्शनेबल भी नहीं होता, क्योंकि दोनों जगह एक ही पार्टी है। टसल तब होती है, विवाद तब उठता है कि जब राज्यों में अलग सरकार है और केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। और अभी नहीं, हमेशा से अगर आप देखते आएंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि दोनों स्तर पर एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन अलग अलग भी आपको देखने के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि डिफरेंट स्टेट्स में अलग पार्टी की सरकार है और केंद्र में अलग है, तब जाके वहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि जो प्रभाव होता है, या आप कह सकते हो कि जिसका से होता है, वो कौन सा होता है, आपका केंद्र होता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसका हमेशा अपर हैंड रहता है। अगर हम आर्थिक नियोजन की बात करें तो हर स्टेट अपने हिसाब से बजट पारित करती है, प्रपोजल्स रखती है, उनके अपनी योजनाएं होती हैं। लेकिन अगर हम संपूर्ण देश के विकास की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली हमेशा केंद्र की तरफ देखेंगे। केंद्र सरकार क्या योजनाएं बना रही है। जैसे आपका प्लानिंग कमीशन था पहले, जो अभी नीति आयोग बन गया है, आपका फाइनेंस कमीशन है, तब ये लोग जब भी अपनी कोई भी रिकमेंडेशंस या सजेशंस देते हैं, और तो वो पूरे देश के लिए होती है, केवल केंद्र तक नहीं होती। और केंद्र कोई अलग से कोई एक स्टेट नहीं है। मीन्स वेन एवर दे आर गिविंग द रिकमेंडेशन, इट हैज़ टू बी एम्प्लाइड ऑन ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के हर राज्य के ऊपर उनकी जो रिकमेंडेशंस, उनकी जो सिफारिशें यदि केंद्र सरकार मान लेती हैं तो वो पूर्ण रूप से उसके ऊपर लागू होती हैं। इसके अलावा इसका दूसरा पक्ष ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सभी अपने अपने हिसाब से कुछ हद तक सरकारें काम कर सकती हैं। लेकिन अगर संपूर्ण देश के विकास की बात करें तो डेफिनेटली सब जगह एक ही प्रकार की कार्यप्रणाली होनी चाहिए, एक ही प्रकार की वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए, एक ही प्रकार के उद्देश्य या योजनाएं होनी चाहिए। रीजनल स्पेसिफिक तो हो सकती हैं, वो होनी भी चाहिए, लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एक केंद्र स्तर पर एक सुनियोजित आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज की जो हमारा जो चर्चा रही थी वो मेनली थी कि पोजीशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, स्वतंत्र भारत में राज्यों की क्या स्थिति है, जिसको समझने के लिए हमने अलग अलग सब टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करी। द पावर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों की वित्तीय स्थिति क्या रही है, प्रशासनिक स्थिति के संदर्भ में हमने इसको समझने की कोशिश करी। इसके साथ ही साथ हमने ये भी समझने की कोशिश करी कि संविधान संशोधन हो या फिर वित्तीय शक्तियाँ हों, उसमें राज्य की क्या भूमिका है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसी विषय का जो लास्ट टॉपिक है, द जर्नी ऑफ प्राइमरी टू प्रेजेंट राजस्थान, मीन्स आज जो राजस्थान राज्य का स्वरूप है वो पहले कैसा था और अब क्या है, उस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा। इस टॉपिक से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लास्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम राजस्थान के एकीकरण वाली क्लास करेंगे। तब तक के लिए आप इस स्लाइड को रिवाइज़ कीजिए। बीच बीच में मैंने आप लोगों को होमवर्क्स दिया है, आप लोग उस पर अपना काम कीजिए और इससे रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस बनाएंगे, जो 2 प्रकार के होंगे। एक होगा थ्योरेटिकल बेस और एक होगा वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स। भले ही आप MCQ टाइप बना लीजिए, 1 वर्ड बना लीजिए, कुछ भी, लेकिन आपका जो पढ़ने का और पढ़ने के बाद नोट्स लिखने का तरीका है वो इसी आधार पर होगा। टिल देन हैव अ गुड डे।
and be safe.